Hello friends, in this video I am learning how the Pasteurella multocida organisms candidate is used for the vaccine production for the disease of hemorrhagic septicemia in case of cattle and buffaloes. So this is a flow diagram. So first of all, the Pasteurella multocida P52 phase first, this organism is introduced into the buffalo cough. ठीक है, तो सबसे पहले इनोकुलेशन करेंगे हम बफेलो कॉफ में, इसको IM या फिर सबकट इंजेक्ट करते हैं। इसको ओवरनाइट रखते हैं, मतलब जैसे ये काम शाम को किया तो नेक्स्ट मॉर्निंग इस बफेलो कॉफ में सभी टाइप की जो सिम्टम्स हैं जो HS में मिलना चाहिए, like dyspnea, okay, there is a respiratory dysfunction, congestion of lungs, okay, so these symptoms is to be observed, and then further the buffalo cough will die, and then the blood of cough heart is collected, and the blood is tested for purity of Pasteurella multocida organism. So how the blood is to be tested? So just by preparing the smear of the heart blood, and इसमें हम क्या करते हैं कि या तो जिम्सा स्टेनिंग, इसमें क्या करना चाहिए, मतलब हम तो नहीं करते इसको, लेकिन इसमें क्या होता है लाइक जिम्सा स्टेनिंग करते हैं या फिर लिशमान स्टेनिंग करते हैं। और हमें पता है कि ये ऑर्गेनिज़म बाइपोलर ऑर्गेनिज़म्स है, तो बाइपोलर ऑर्गेनिज़म की स्टेनिंग ये देता है। ओके, लिशमान स्टेनिंग करेंगे या जिम्सा स्टेनिंग करेंगे तो बाइपोलर ऑर्गेनिज़म इसमें दिखेगा। और बेसिकली बाइपोलर ऑर्गेनिज़म इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि है तो ये रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज़म, लेकिन इसके जो एंड्स हैं वो ज़्यादा कलर देते हैं, कलर शो करते हैं। ठीक है, तब आगे चलते हैं। तो हार्ट का ब्लड ले लिया, ब्लड को जो है उसका बाइपोलर स्टेनिंग से प्योरिटी टेस्ट कर लिया कि ओके दिस इज़ प्योर, दिस इज़ गुड। अब इसके बाद में इसको आगे क्या करेंगे, इसमें वैसे आगे लिखा है प्लेटिंग इन द ब्लड अगार टू ग्रो कॉलोनीज ऑफ पास्चुरेला मल्टोसिडा ऑर्गेनिज्म, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि जो हार्ट ब्लड है उसको फर्दर जो स्मॉल वाले ट्यूब्स आती हैं, ग्लास ट्यूब्स आती हैं जिसका यूज़ हम लाइफलाइजेशन के लिए करते हैं। ओके, तो इस टाइप की ट्यूब्स में वो हार्ट ब्लड हम फिलअप कर लेते हैं, और ऐसे कम से कम 3 से 4 टाइप की ट्यूब्स फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, अब जब भी हमको इसका यूज़ करना है, अभी इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, देन इसके बाद फर्दर इसको निकाल के रेफ्रिजरेटर से, और अब इसके बाद इसकी प्लेटिंग करते हैं ऑन द ब्लड अगार टू ग्रो द कॉलोनीज ऑफ पास्चुरेला मल्टोसिडा ऑर्गेनिज्म। कभी भी कर सकते हैं ये, तो जनरली ये 3 महीने तक के लिए वैलिड रहता है, 3 महीने तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 3 महीने के बाद में वापस से सेकेंड जो बफेलो कॉफ है उसमें फिर से IM इनोकुलेट करेंगे या सबकट इनोकुलेट करेंगे, और इसके बाद विरुलेंसी देखेंगे ऑर्गेनिजम्स की, देन वापस से सेग्रीगेट करेंगे। तो 3 महीने के लिए एक कॉफ का यूज़ किया जाता है। अब क्या आगे करेंगे कि कॉलोनीज़ देख लेंगे। कॉलोनीज़ प्लेटिंग करने पर ब्लड अगार पे ऑर्गेनिज़म आएगा, उस ऑर्गेनिज़म को सेपरेट कर लेंगे, और प्रिपरेशन ऑफ ब्लड अगार स्लांट बना के उसका यूज़ करेंगे। तो अब हमने ब्लड अगार में स्लांट बना लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका वैक्सीन कैसे बनेगा, इसमें आगे क्या करेंगे हम, इनोकुलेशन ऑफ सीड फ्लास्क ऑफ ब्रॉथ विथ पास्चुरेला मल्टोसिडा ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द स्लांट। स्लांट से और उस ऑर्गेनिज्म को लेंगे और उसको हम सीड फ्लास्क में इनोकुलेट करेंगे। सीड फ्लास्क बेसिकली वही अभी हमने एक पुराने वीडियो में भी पढ़ा था कि जो हॉस्विंग फ्लास्क होते हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लास्क होते हैं, उसमें डाल देते हैं। ठीक है, उस फ्लास्क में क्या होता है, उस फ्लास्क में डाल करके उसको छोड़ते हैं, ओवरनाइट छोड़ते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आ जाती है। तो जनरली इसको 18 आवर्स में अच्छी ग्रोथ मिल जाती है लॉक फेज़ में, और लॉक फेज़ में डाल करके
उसका टेस्टिंग करते हैं, क्या अब उस फ्लास्क में से हमको ऑर्गेनिज़म जो है वो ही मिल रहा है, प्योरिटी है या नहीं है। तो ओके ठीक है, हमने टेस्ट कर लिया, वही माइक्रोस्कोप से टेस्टिंग लगा ली। इसके बाद इनोकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन फ्लास्क विथ मटेरियल फ्रॉम प्योर सीड फ्लास्क। तो देखो अभी हमने ये प्योर सीड फ्लास्क था, इसके बाद हमने प्रोडक्शन फ्लास्क में ट्रांसफ़र किया। प्रोडक्शन फ्लास्क डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसमें हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखो प्योर सीड फ्लास्क अलग है, प्रोडक्शन फ्लास्क अलग है। प्रोडक्शन फ्लास्क में जब हम प्योरिटी आ जाती है हमारे पास, तो हम प्रोडक्शन फ्लास्क में इनोकुलेट करते हैं। फिर वापस से इनोकुलेशन करेंगे फॉर 18 आवर्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। देन इसके बाद हर एक प्रोडक्शन फ्लास्क का हम टेस्टिंग करेंगे, और प्योरिटी टेस्टिंग होने के बाद में इसमें हम 0.5% फॉर्मलिन मिक्स करेंगे हर एक फ्लास्क में। तो 0.5% फॉर्मलिन क्या करता है, बेसिकली डिटोरिएट करता है और एटेन्यूएशन क्रिएट करता है। तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इसमें किल हो जाएंगे और एटेन्यूएट हो जाएंगे, ठीक है। तो 0.5 फॉर्मलिन डालने के बाद में इसको अगेन इंक्यूबेट करेंगे फॉर 48 आवर्स। कैसा तो नहीं कोई बैक्टीरिया बचा हुआ है इसमें। अगर मान लीजिए फिर भी फर्दर ग्रोथ आ रही है तो ऐसे ग्रोथ को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। और अगर सपोज़ कीजिए कि ग्रोथ नहीं आ रही है, यानी कि फॉर्मलिन ने वर्क कर लिया, तो इस जो फ्लास्क में, जो प्रोडक्शन फ्लास्क में ये जो मिला है हमें फॉर्मलिन डालने के बाद में, तो इस फॉर्मलिन मैचुरेशन बोलते हैं इसको, मतलब इसको बोलते हैं एटेन्यूएशन होने का मैचुरेशन होना। तो ये एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया का मैचुरेशन हो रहा है, ठीक है। पुलिंग ऑफ द मटेरियल इन द ड्रम फ्रॉम मैच्योर फ्लास्क। तो ये अभी देखो जो प्रोडक्शन फ्लास्क था इसी को अब मैच्योर फ्लास्क बोल दिया गया है। पर ये जितने भी 10-15 बॉटल्स बड़े बड़े जो फ्लास्क हैं उन सबको एक ड्रम में डाल देते हैं, क्योंकि अब सारे के सारे बैक्टीरिया एटेन्यूएट हो चुके हैं। अब एक ड्रम में डालते हैं। ड्रम में डालने के बाद में क्या करते हैं, इसमें हम एलम 1% मिक्स करते हैं। एलम 1% मिक्स करने का रीज़न ये है कि जो एलम होता है वो एडजुवेंट होता है, और ये बैक्टीरिया को जो इससे होने वाला जो इम्यूनोजेनिक रिएक्शन है उसको प्रोलॉन्ग करता है, लंबे टाइम के लिए इम्यूनोजन बॉडी में रहे, उससे लंबे टाइम तक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती रहें, इसके लिए एलम का यूज़ करते हैं, ठीक है। जस्ट इन्हांस द इम्यूनोजेनिसिटी। इसके बाद में इसमें एडजस्ट करते हैं कि ये जो पीएच है इसका वो 7.2 से 7.4 ही रहे। इसके लिए इसमें हम NaOH सॉल्यूशन डालते हैं। तो NaOH सॉल्यूशन इतना डालते हैं क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो इन्वायरमेंट है अभी तक मीडिया का वो एसिडिक हो चुका है, इसलिए इसमें हम NaOH मिक्स करेंगे ताकि वो थोड़ा सा बेसिक नेचर में शिफ्ट हो जाए। इसके बाद फाइनली इस पूरे ड्रम का एक बार फिर से स्टेरिलिटी टेस्ट लगाते हैं, ओके, विथ पूल्ड मटेरियल। सब मटेरियल डालने के बाद एक बार चेक करते हैं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ऑर्गेनिजम्स इसमें लाइव हो। तो स्टेरिलिटी टेस्ट लगाने के लिए वापस से हम इसको ब्लड अगार के ऊपर इनोकुलेट करेंगे। अगर ब्लड अगार के ऊपर कोई ग्रोथ नहीं आई है, यानी कि स्टेराइल है, पूरा का पूरा कल्चर स्टेराइल है और एटेन्यूएट हो चुका है, इसके बाद में इसका हम फाइनली डिस्पेंसिंग कर देंगे। डिस्पेंसिंग किस में करेंगे, डिस्पेंसिंग करेंगे 250 ml क्वांटिटी की बॉटल्स में। और डिस्पेंसिंग करने के बाद बॉटल्स को क्लोज़ करके उसकी लेबलिंग कर देंगे। लेबलिंग करने के बाद में स्टोर करेंगे एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर टेस्टिंग एंड सप्लाई। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्टोरेज है इसको जनरली आप 1 ईयर तक स्टोर करके रख सकते हैं। दिस इज़ इट्स एक्सपायरी डेट। और हमारे यहाँ पर ये बायनली इस वैक्सीन को लगाते हैं, तो एक विदिन 1 ईयर 2 बार ये लग जाता है, तो इसीलिए इसको स्टोर करके हम 1 ईयर तक रख सकते हैं। ये इसका स्टोरेज टाइम है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वैक्सीन प्रोडक्शन of hemorrhagic septicemia disease causing agent Pasteurella multocida P52.